हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का आपका IT 402 का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एज आफ्टर चेकिंग द पेपर आई हैव सीन दैट देयर वर ओनली 3 to 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल NCERT में से बीच में से दिए गए थे। अदरवाइज द एग्जाम वाज वेरी इजी एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो चलिए एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं एग्जाम क्वेश्चंस कैसे थे, MCQs कैसे थे और इसके आंसर की को हम देख लेते हैं। If you want to quickly check out the answers of the MCQs, I'll put the link of that short video in the description box. Please check out from there. So start करते हैं. Let us understand the answers of all the MCQs and the questions. So first of all, we are having section A objective type questions. 6 में से 4 आपको करने थे from the employability skills. The first question is the file name and the file name extension are separated by $._hash. फाइल नेम और उसके एक्सटेंशन, जैसे कि फाइल का नाम है सपोज ABC, तो ABC डॉट मान लीजिए ODS राइटर की फाइल है, तो यहाँ पे बीच में डॉट आता है, तो दे आर सेपरेटेड बाय डॉट. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉट. Second question is which of the following type of communication involves interchanging messages only through images or pictures? किस टाइप के कम्युनिकेशन में सिर्फ इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है? तो हमने यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल के बारे में पढ़ा है. तो इसमें से वर्बल, गेस्चर, विजुअल, फेशियल, इनमें से पिक्चर से रिलेटेड कौन सा है? दैट इज विजुअल. Now the third part says dash is the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others. अपने इमोशंस को मैनेज करना और दूसरों की इमोशंस को भी मैनेज करना है, आइडेंटिफाई करना. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एबिलिटी? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल बैरियर. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, आप इसको यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. ये हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का PDF है एंड यहाँ पे आप यू कैन पुट इट इन द सर्च बॉक्स इमोशनल, और यहाँ से जब आप चेकआउट करेंगे then you can check the proper definition is given here. See, you can see here it is the ability to identify and manage one's emotions as well as the emotions of others. ठीक है. Next question is fourth part. Dash is the driving force that pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life. कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी हेल्प से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं? वी फील हैप्पी एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज इम्प्रूव्ड. स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ मोटिवेशन. So that is self motivation, means अपने आप को खुद से मोटिवेट करना without others telling us to do any work. That is known as self motivation. Now the fifth part is which of the following is not. See, this is highlighted, not bold में highlighted है. Not an essential quality to become a successful entrepreneur. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी इसमें से क्वालिटी नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, वेल्दीनेस. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी एंटरप्रेन्योर शुड बी वेल्दी. ऐसा नहीं है कि किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो पर्सन नीड्स लॉट ऑफ मनी. आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं दैट कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी मनी और विद अ लेस अमाउंट ऑफ मनी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेल्दी. Then next is fifth part of this question. In total, how many SDGs? SDGs means Sustainable Development Goals were adopted by United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that by 2030 all the people enjoy peace and prosperity. 13, 11, 17, 19. तो 2015 में हमारे पास जो Sustainable Development Goals है that were 70, right? Next is सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चंस आ गए. 6 में से 5 करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. हमने ये स्टाइल्स टॉपिक में पढ़ा था. जब बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स इकट्ठे लगाने होते हैं तो वी हैव विच वन? फिल, स्टाइल्स, इमेजेस, ड्रैग एंड ड्रॉप. वी हैव स्टाइल्स. देन इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर. वेरी इजी क्वेश्चन. स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंदर होता है? इंसर्ट टूल्स फॉर्मेट विंडो, दैट इज अंडर द फॉर्मेट मेन्यू. Then next part, third part says Gaurav is creating a report in Writer. The image gets embedded in his document. Embedded मतलब writer मतलब word processing software है हमारा writer, और उसके अंदर image embed होना मतलब उसमें उस image की copy सेव हो जाती है. जब भी वो उसे drag and drop करता है तो उससे क्या होता है? जो document का size होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. तो अगर हमें अपनी image file को link करना हो, embed ना करना हो, तो इन चार में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे वाइल ड्रैगिंग, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, या फिर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को होल्ड करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. आप चाहें तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम योर NCERT PDF. यहाँ पे यू कैन जस्ट टाइप हियर एम्बेड एंड यू विल सी द आंसर इज गिवन हियर, गिवन ऑन पेज नंबर 9. सी, you can hold down the control plus shift keys while dragging the image to link the file instead of embedding it. So the correct answer is option number D. Next is fourth part. Resizing a dash may badly affect the resolution of the image.
किस इमेज को रिसाइज करने से उसकी रेजोल्यूशन इफेक्ट होती है, यानी कि उसके जो पिक्सल्स हैं वो फट सकते हैं? वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज, कैड इमेज और कलर्ड इमेज। सो द आंसर हियर इज रास्टर इमेज। इसको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। रास्टर इमेज होती क्या है वो भी हम समझते हैं। जस्ट सी हियर, resizing a bitmapped image will affect the resolution causing some degree of blurring। कुछ पॉइंट ब्लर हो सकता है। रास्टर इमेज होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप गूगल पे जाएं और रास्टर इमेज चेक करें तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें सेल्स की फॉर्म में हमारी इमेज बनी होती है। जब हम उसको जितना भी खींचते जाएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम अ लिटिल ब्लर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द रास्टर इमेज। ओके, और अगर आप यहाँ से वेक्टर इमेज को देखो तो ये बहुत क्लीन लग रही है, बट अगर आप यहाँ से रास्टर इमेज को देखो तो ये जो पिक्सल्स हैं इसके रेजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, दिस वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन डैश वेज। राइटर के अंदर हम टेम्पलेट कितने तरीके से बना सकते हैं? 1 2 3 4, दो तरीके से बना सकते हैं। वन इज यूजिंग द डॉक्यूमेंट एंड वन इज यूजिंग द विजार्ड। द नेक्स्ट इज, इन राइटर डैश फंक्शन की इज यूज्ड टू सी द डेटाबेसेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द मेल मर्ज। जब हम मेल मर्ज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें अगर डेटाबेस को चेक करना है तो हम कौन सी फंक्शन की से करेंगे? F1 F2 F3 F4। ये होता है आपका F4 फंक्शन की से। यहाँ से आप इस पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपने टाइप करना है F4। यू विल सी हियर F4। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यू कैन सी हियर दिस पॉइंट, you can see your databases by pressing F4 when you are in the writer or the calc document। दोनों में ही आप F4 शॉर्टकट की से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज F4। Now the next question is, while consolidating the data, a cell range can be named using dash option। जब भी आप डेटा को कंबाइन करते हैं सेपरेट वर्कशीट से मास्टर वर्कशीट में तो सेल रेंज को आप नेम कैसे देते हैं? नेम रेंज, डिफाइन रेंज, कंसोलिडेट नेम या डिफाइन नेम। सो द आंसर इज डिफाइन रेंज। हमने वन शॉट में भी किया था, इफ यू रिमेंबर। Next, second part says Kaval and his friends are working on a spreadsheet for entering the data and updating the records. They wish to keep a track of changes. Which of the following options will help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? अगर हमें ये पता लगाना हो कि स्प्रेडशीट में किसने चेंजेस किए, क्या चेंजेस हुए, तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? व्यू चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस, स्टोर चेंजेस और ट्रैक चेंजेस। तो इसके लिए द करेक्ट आंसर हियर विल बी द रिकॉर्ड चेंजेस। इसके लिए यू कैन गो हियर एंड यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे रिकॉर्ड changes and you can see here it is coming. Calc has a feature to track this one, what data was changed, when was changed and who made the change and in which cell the change has occurred। so यहाँ पे कौन सी फीचर है हमारे पास? record changes feature। ठीक है, so this is the answer of this question। now the next one is third part, dash is a more elaborate form of goal seek। गोल सीक को अगर एक्सपैंड करके देखना हो, यानी कि गोल सीक के जो एक्सपैंडेबल फॉर्म, इलेबोरेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? दैट इज सॉल्वर। गोल सीक में और सॉल्वर में दोनों में आप आउटपुट से इनपुट निकालते हो, लेकिन गोल सीक में एक आउटपुट से एक इनपुट निकलता है और सॉल्वर में एक आउटपुट से आप बहुत से ज्यादा, एक से ज्यादा इनपुट निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, मैक्रो फंक्शंस कैन बी रिटन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग ए और एम डैश। जो मैक्रो के फंक्शंस होते हैं वो वैसे इसमें नॉर्मली लिस्ट में तो शो नहीं करता, लेकिन अगर उन्हें रेगुलर फंक्शन की तरह हमें काम कराना है तो हम क्या लिखवाएंगे? वॉइड रिटर्न एडिन और डिम। तो इसका आंसर आपका एडिन है। ये भी आप एनसीईआरटी की पीडीएफ में चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली टाइप करिए एड इन एंड यू कैन सी हियर दिस लाइन, macros do not appear in the function list, it is possible to write functions that behave as regular functions by writing an add-in। okay, so the answer here is add-in। एडिन का जो प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल पार्ट है वो इतना आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैक्रो फंक्शन को अगर रेगुलर फंक्शन की तरह काम कराना है तो एडिन्स इसमें ऐड करते हैं ताकि वो बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम करे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन ऑफ कैल्क डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग द ओरिजिनल एंड द एडिटेड वर्कशीट। तो कैल्क का कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम चेंजेस को चेक कर सकते हैं ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट को देखते हुए? एडिट रिवाइज डॉक्यूमेंट, एडिट कंसोलिडेट, एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट और एडिट कोलैबोरेट डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर है एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट। मर्जिंग और कंपेयरिंग दो टॉपिक हमने पढ़े थे, तो जब हमें इस तरह से चेंजेस को देखना हो तो हमारे पास कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है विच इज इन द एडिट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक्स अलाउ। कैल्क में शेयर्ड वर्कबुक जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें डिसेबल होती हैं, आप सेल्स को मर्ज नहीं कर सकते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते,
यानी कि किसी कंडीशन के बेस पे जैसे आपने कह दिया कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दो, तो ये चीज़ हम इसमें नहीं कर सकते जब हमारी वर्कबुक या कोई भी वर्कशीट शेयर्ड मोड में होती है। पिक्चर्स और ग्राफ्स को हम इंसर्ट नहीं कर सकते, टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज एडिंग द टेक्स्ट। Next question, first part, in OpenOffice base the relationship applied on the tables can be removed with the help of dash option। दो टेबल्स के बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप है, आपस में कोई भी लिंक है, तो इसको अगर हमें रिमूव करना हो तो राइट क्लिक करके हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, डिलीट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट, इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो वी हैव विच कीवर्ड, ASCE, INCR, ASC और हाई, दैट इज ASC असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग में कराना होता है तो DESC। Third part, dash is a numeric data type which can store yes no type values in the form of 0 or 1 in the OpenOffice base table। तो जब भी आपको yes no टाइप का वैल्यू या 0 और 1 की फॉर्म में करवाना है तो आपके पास कौन सा डेटा टाइप होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप पूछा हुआ है, बुलियन, कैर, बाइनरी, अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज योर बुलियन, जिसमें yes और no की फॉर्म में आपका डेटा रहता है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट retrieves 0 or more rows from one or more databases, tables और database views। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एक मतलब कि 0 और मोर रोज, रो को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है टेबल में से तो उस केस में कौन सी स्टेटमेंट ये काम करेगी, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, डिस्प्ले, दैट इज सेलेक्ट। नेक्स्ट इज रोशनी हैज क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन एसक्यूएल एंड वांट्स टू स्टोर द फोटोग्राफिक इमेज। क्या स्टोर करना है, हर कस्टमर की फोटोग्राफिक इमेज स्टोर करनी है इन द कस्टमर फोटो फील्ड। एक फील्ड बनाई कस्ट फोटो के नाम से, उसमें हर कस्टमर की इमेज स्टोर करनी है फोटोग्राफ की फॉर्म में। तो कौन सा डेटा टाइप सुटेबल रहेगा, इमेज, पिक्चर, लॉन्ग वेयर, बाइनरी और ग्राफिक, दैट विल बी लॉन्ग वेयर बाइनरी। इसके अंदर हमारी इमेजेस स्टोर होती हैं या फिर साउंड होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन OpenOffice बेस विल हैव डैश डेटा टाइप। बाय डिफॉल्ट OpenOffice बेस में सारी फील्ड्स का जो डेटा टाइप आता है दैट इज इन, टाइनी, बुलियन, टेक्स्ट वैरचर और टेक्स्ट कैर, दैट इज टेक्स्ट वैरचर, ठीक है। जैसे टेबल है, आपने यहाँ पे लिखा नेम, तो अपने आप यहाँ पे इसका एक डेटा टाइप आता है विच इज टेक्स्ट वैरचर। इसके ड्रॉप डाउन एरो में से जाके जो भी आपको लेना है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 के अगेन 6 पार्ट्स आए। डैश इज अ डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। वेबसाइट के जैसा क्या होता है, विच इज लाइक एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, जिसकी हेल्प से हम पर्सनल वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। www, वेब, ब्लॉग और चैट, दैट इज ब्लॉग। Then second part says Natasha works as a floor manager. She has been assigned a task for conducting regular dash to ensure the safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger। तो उसको एक टास्क दिया गया है, मेन टास्क में ये है कि फटाफट से अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो वो प्लेस खाली करना है। तो उस केस में वो क्या सिखाएगी अपने एम्प्लॉयज को, कल्चरल असेंबली, ओपन हाउस इवेंट्स, इवैक्यूएशन ड्रिल और ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस, दैट विल बी इवैक्यूएशन ड्रिल। इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी भी इमरजेंसी के अंदर, किसी भी इवैक्यूएशन का मेनली मतलब होता है किसी भी प्लेस को एम्प्टी करना, और किस केस में, इमरजेंसी के केस में, ठीक है। देन थर्ड पार्ट सेज Dash is an accessibility feature that assists the people who have difficulty using keyboard और mouse और both। जिन लोगों को कीबोर्ड, माउस या दोनों को यूज करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए कौन सी एक्सेसिबिलिटी फीचर हेल्प करती है, स्टिकी कीज, सीरियल कीज, कंट्रोल कीज या टॉगल कीज, दैट इज सीरियल कीज। आप यहाँ से जाके इसको प्रॉपर चेक भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखे सीरियल कीज, देखो यहाँ पे आ रहा है स्टिकी कीज, सीरियल कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट द पीपल हैविंग डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस और बोथ। Now next is network in which all the computers have an equal status is called dash। जिस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर, सेंट्रल आर्किटेक्चर, हायरार्किकल और क्लाइंट सर्वर, दैट इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज डैश आर द टेक्स्ट फाइल्स विद द स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। कौन सी ऐसी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें ये डेटा स्टोर्ड होता है, जैसे कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो गई या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, कुकीज एंड मॉडेम, दैट इज कुकीज, ठीक है। DSL stands for dash डिजिटल सिस्टम लाइन, डेटा सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डेटा सर्विस लाइन, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MCQs कवर्ड, सेक्शन बी पे चलते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का 26 मार्क्स का आपका है। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक बार फटाफट से सबके आंसर्स को चेकआउट कर लेते हैं। हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कल्चरल डिफरेंसेस कैसे बैरियर बनते हैं। हर किसी का अपना कल्चर होता है, हर किसी के अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते हैं। किसी के ट्रेडिशन में या कल्चर में कोई कस्टम या ट्रेडिशन सही माना जाता है और वही कल्चर किसी के ट्रेडिशन या कस्टम में सही नहीं माना जाता है, तो वहाँ पे बैरियर्स आती हैं, यानी कि रुकावटें आती हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? वी गो टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और यहाँ से यू हैव टू सिंपली टाइप हियर कल्चरल। तो here you can see the answer is given here. Cultural barrier is when people of different culture are unable to understand each other's customs. जब हम एक दूसरे के कस्टम को नहीं समझ पाते, इस वजह से डिफिकल्टी और इनकन्वीनियंस होते हैं। तो कई बार लोग कुछ स्टीरियोटाइपिकल एजम्पशंस बना लेते हैं दूसरे के लिए, एंड इस वजह से दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। जैसे कि किसी कस्टम में, किसी कल्चर में इस तरह से हाई करना इज गुड, बट कहीं पे इस तरह से करना इज नॉट गुड। तो जिसके वहाँ पे सही है दे फील गुड फॉर दैट, बट जिसके वहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है, वहाँ पे दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन. So this leads to difference in the opinions and it can be a barrier to the effective communication, right? So this way you have to give the answer of this one. Next is explain any two misconceptions about entrepreneurship. Entrepreneurship के बारे में two misconceptions, यानी कि जो myths हैं, जो rumors हैं कि मतलब कोई भी business करना हो तो यही होना चाहिए, वो क्या है हमारे पास कि आपके पास बहुत सारा money होना चाहिए, wealth होनी चाहिए in order to start a business, which is not right. यहाँ से आप मिसकंसेप्शन के बारे में पढ़े तो, और साथ में ये है कि कई बार ये लिखा होता है कि अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वो यूनिक ही होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। बट आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे बिजनेस भी हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया और सेम टाइप का बिजनेस कोई और पर्सन स्टार्ट कर रहा है, सो दैट विल ऑल्सो रन, रिक्वायर्ड कि उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हों, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आपने एक टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उसी टाइप का बिजनेस दोबारा नहीं कर सकते, दैट्स अ मिसकंसेप्शन. And the next one is that कि the misconception second one is that a person needs a lot of money to start a business. आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे हमें या तो लो अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं चाहिए, which is called a capital, that is the money which is required to start a business. That is not much required. So that are the two misconception. इसके अलावा आप और भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ओके ये भी है कि ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, जिसका ऑलरेडी बिजनेस है वही बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो आप कोई भी इसमें से दो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सीड होना है तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू टेल हियर। सी टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम अपने काम को टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे एंड हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 50 इन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक। प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू, रिमूव द वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम योर वर्क। जो काम आपका डुप्लीकेसी मांग रहा है या आपको लगता है कि दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, you can remove that from your schedule and make a timetable and follow it diligently so that you can achieve success in the life. So that is the importance of time management, right? The next one is question number 9. Very often we hear about the spam mails. What are the spam mails and what should be done with such mails? Spam mails basically क्या mails होती हैं? ऐसी mails जो advertisement purpose के लिए या promotion purpose के लिए आती हैं। यहाँ से आप spam डाल सकते हैं। ये ICT skills का आपकी यूनिट है employability skills में से। ये देखो, sometimes we get the mail from the companies who are advertising a product or trying to attract you to their website. तो क्या करते हैं, बल्क ऑफ मेल्स आपके पास सेंड कर देते हैं कि आप कोई ना कोई देखेंगे, आप वहाँ से अट्रैक्ट हो गए, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सच मेल्स आर नोन एज स्पैम। तो कभी भी इन मेल्स को हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी डन विद सच मेल्स, ऐसे मेल्स के साथ हमें क्या करना चाहिए। ऐसे मेल्स को सिंपली हमें क्या कर देना चाहिए, we should never respond to such mails and we should delete them on the regular basis. रेगुलर बेसिस पे हमें उन्हें डिलीट करना चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं ताकि हमारे इनबॉक्स के अंदर जो स्पैम मेल्स हैं वो ना आए, ठीक है। So this is how we can make use of this one. Now we have question number 10. Mention any 2 ways to get clean and affordable energy. Clean and affordable energy के लिए what can be done? एक तो आप सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Affordable energy, that is affordable also. Okay. See, affordable and clean energy, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग सोलर पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कॉज पोल्यूशन। तो ये क्लीन एनर्जी एक तरह से, एनवायरनमेंट इससे पोल्यूट नहीं हो रहा एंड
जो आपके नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, कोल वगैरह, वो भी आपके इसमें यूज नहीं हो रहे, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ द बायोगैस विच इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू द नेचुरल गैस। आप बायोगैस का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 6 में से 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। फर्स्ट इज राइट द मेन स्टेप्स टू ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। आप सपोज आपके पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया और कुछ भी एक और ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको इन सबको ग्रुपिंग करना है, तो क्या करेंगे, आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके रखो, सेकंड वाले को सेलेक्ट करो, थर्ड को सेलेक्ट करो, तीनों आपके सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करके ग्रुप और दोबारा से ग्रुप ऑप्शन पे जाओ, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में ग्रुप और ग्रुप ऑप्शन पे जाके भी क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर भी आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और आपने भी इसको पढ़ रखा होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये स्टेप वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। सो आई होप आपने इजीली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा इन द स्प्रेडशीट, डिस्कस ब्रीफली। वेरी इजी क्वेश्चन। डेटा कंसोलिडेशन हम किस लिए करते हैं, जब भी हमें अपने डेटा को जो सेपरेट सेपरेट वर्कशीट में है उनको कंबाइन करके एक मास्टर वर्कशीट में लाना हो by applying some functions on it, that is known as data consolidation। और consolidation का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, इन द डेटा मेन्यू। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आपको सारे टोटल करके एक मास्टर वर्कशीट में लेकर आने हैं, या एक कंपनी का सेल्स का जो डेटा है उसको कंबाइन करके आपको एक मास्टर वर्कशीट में लेके आना है, तो वो उस केस में आप डेटा कंसोलिडेशन फीचर का यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपने जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है कंसोलिडेशन, दिस, ये आपके पास आ गया। ये पूरी इसकी डेफिनेशन है एंड ये इसके स्टेप्स हैं। इसमें स्टेप्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन्यू बता सकते हो और इसका आप कोई भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, क्वेश्चन नंबर 13। लैन और वैन में क्या डिफरेंस है, पहले तो आप जब हेडिंग देते हैं लैन और वैन की, ब्रैकेट में ही आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस क्या है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है दैट कवर्स अराउंड 1 किलोमीटर, 1000 मीटर तक की रेंज को कवर करता है एंड एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में कवर अप करता है, जैसे कि होम हो गया, स्कूल हो गया, या जैसे एक स्कूल की मान लीजिए 2 ब्रांचेस हैं उसको कवर अप करता है आगे पीछे इस तरह से, या एक ऑफिस की बिल्डिंग को। और जो आपका वैन होता है इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क, एज द नेम सजेस्ट ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इट कैन स्पैन द ओशंस एज वेल एज द कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देखो रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क इज द इंटरनेट, ठीक है ना, बिकॉज ये जगह जगह पे है एंड इट इज़ यूज बाय द बिजनेस, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो आप इस तरह से एक तो इनकी रेंज का डिफरेंस दे सकते हो, एक आप इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस दे सकते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क छोटे एरिया को कवर करता है लाइक ऑफिस और अ बिल्डिंग, वेयर वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ी बड़ी एरिया को कवर अप करता है, जैसे कि बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। लैन की जो रेंज होती है दैट इज अराउंड अप टू 1 किलोमीटर, लेकिन वैन की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैन एंड द वैन। Next is what are the 2 parts of a cell reference while referencing data on the other sheets, explain with an example। सेल रेफरेंस में जब भी आप सेल रेफरेंसिंग करते हैं तो उसके 2 पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक शीट ये है शीट 1, ठीक है, और एक शीट ये है शीट 2। तो यहाँ पे मेरे पास A2 के अंदर एक डेटा है 50। अगर मुझे यहाँ पे लेना है सपोज B4 के अंदर मैं ये ले रही हूँ, तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इक्वल टू, और यहाँ पे माउस से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शीट 1 डॉट A2। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक है हमारा शीट का नाम, ये इस तरह से कोट्स में आएगा शीट का नाम, ठीक है। जैसे कि ये वाली हमारी जो वर्कबुक है इसके अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा शीट हो, ठीक है। तो जो भी शीट आपकी एक्टिव है उस शीट का नाम आएगा डॉट आपका सेल एड्रेस, ठीक है। और अगर आप डेटा एक से ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पे जो सेल एड्रेस है वो इस तरह से भी हो सकता है A2 to B5 इस तरह से, ठीक है। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द नेम ऑफ द शीट एंड सेकंड इज द सेल एड्रेस और द सेल रेंज, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल दे सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन इट, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के टेबल्स में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के क्या 2 बेनिफिट्स रहते हैं, यू हैव टू टेल दैट वन। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक पे जाएंगे और यहाँ से हम टाइप करते हैं रिलेशनशिप्स,
टाइम सेव होता है एक तो इससे हमारा। देखिए रिलेशनशिप्स इन द टेबल हेल्प अस टू सेव द टाइम, क्योंकि आपको सेम डेटा सेपरेट टेबल्स में नहीं डालना पड़ता, डेटा एंट्री एरर्स आपके कम हो जाते हैं, एंड आप रिलेटेड टेबल्स में से डेटा को समराइज भी कर पाते हैं। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। ठीक है, सो दैट वी हैव टोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन एनी टू बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स कौन से होने चाहिए? आपने बहुत सारे पढ़े हैं, आप कोई भी इसमें दो बता सकते हैं। एक तो हम उसके अंदर वहाँ पे सिखा सकते हैं कि किस तरह से इवैक्यूएट करना है अगर फायर हो जाए तो, एंड जो स्मोक अलार्म्स हैं वो प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड, पता होगी इन केस फायर हो जाए कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस टाइम पे क्या करना है। कंडक्ट द रेगुलर ड्रिल्स, ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से आपको यू हैव टू मूव फ्रॉम विच स्टेयर और फ्रॉम विच एरिया, और आपको कहाँ पे असेंबल होना है। स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर इंटरवल्स। वर्क प्लेस शुड बी अ नो स्मोकिंग जोन, कई बार स्मोक करने से भी फायर हो जाती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। ठीक है, इक्विपमेंट्स हो हमारे पास ऐसे कि इन केस फायर हो भी जाए तो वी आर एबल टू हैंडल इट। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ 5 आउट ऑफ 3 ये आपके कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स के हैं। 17th question is, what is the concept of mail merge in word processing software? Discuss in detail. Also give any 2 major benefits of using mail merge. तो मेल मर्ज बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, हमने वन शॉट में भी पढ़ा था। एक ऐसी फीचर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जिसकी हेल्प से वी हैव टू टाइप आर लेटर और मेल ओनली वंस एंड इट कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम। यानी कि हमें बार बार वो चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती, उस चीज़ को आप एक ही बारे में क्विकली सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होती हैं। वन इज द मेन डॉक्यूमेंट, उसका नाम ही मेन डॉक्यूमेंट होता है, और सेकेंड इज द डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंटेंट रहता है वो कॉमन होता है, सेम होता है सबके लिए। एंड डेटा सोर्स एक लिस्ट होती है टेबल की फॉर्म में जिसमें रेसिपिएंट्स का एड्रेस, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स बेसिकली ये होते हैं, एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है। टाइम सेव होता है कि आपको बार बार सबके लिए अलग से टाइप नहीं करना पड़ता। दूसरा, इसकी हेल्प से आप लेबल्स और एनवलप्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत सारे क्लाइंट्स, पार्टनर्स हैं या लोग हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनको इजीली वो मेल मर्ज के थ्रू सेंड कर सकते हैं, बार बार उन्हें नहीं टाइप करना पड़ता। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मेल मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स दैट कैन बी अप्लाइड इन अ स्प्रेडशीट। अब इसमें हाइपरलिंक की बात करें, वैसे तो हमने 2 पढ़े हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, लेकिन जब इट सेज 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जब आप हाइपरलिंक ऑप्शन एक्टिवेट करते हो ओपन ऑफिस राइटर में, तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर 4 नाम आते हैं, तो दैट यू हैव टू टेल। इसका भी आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपने टाइप करना है हाइपर लिंक। तो यहाँ पे देखिए नीचे आएगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, एंड इसी के नीचे यू विल सी हियर 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। सी इट इज रिटन हियर ना, एनी सेलेक्ट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। तो ये आपके ये वाले 4 हैं जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दीज 4, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। इनको आपने एक्सप्लेन करना है। जब भी हम हाइपरलिंक बनाने लगते हैं तो इंटरनेट वाले में हम एक वेब एड्रेस डालते हैं जो जनरली HTTP से स्टार्ट होता है। मेल एंड न्यूज़ में हम एक मेल ID डालते हैं। डॉक्यूमेंट वाला जो हाइपरलिंक है वो तो या तो हमें करंट वर्कशीट में लेके जाता है या हम किसी दूसरी वर्कशीट में उस लिंक से पहुंच जाते हैं। और जो न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक होता है वो एक नई वर्कशीट ही बना देता है। ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज question number 19. Internet security is of prime concern nowadays. Using strong password can lower the risk of security breach on the internet. Himanshi has created her first internet account. Help her to guide any 4 general guidelines for managing the strong password. मेन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे मैनेज करना है। तो हमारे पासवर्ड्स कैसे होने चाहिए? हमारे पासवर्ड्स ऐसे होने चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का हो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने टाइप करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो। रेगुलर टाइम पे आप इसमें चेंजेस करते रहें। जो हमारे पासवर्ड आपने बनाया रेगुलर टाइम पे आप उसमें चेंजेस करते रहो। एंड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स का या मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो। आप उसमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ करें। ठीक है, और सेम पासवर्ड डिफरेंट साइट्स के लिए नहीं रखना चाहिए।
एंड इस तरह का आप पासवर्ड रख सकते हैं जिसमें अपर केस लोअर केस लेटर है, नंबर भी है और साथ में आपका स्पेशल सिंबल भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें से बता सकते हैं। और कभी भी जब पासवर्ड होता है, यू शुड नॉट टेल टू एनीवन, कभी भी आपका पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इजीली गेसेबल। ओके, सो दिस इज द आंसर। आप कोई भी 4 जनरल गाइडलाइंस इसमें बता सकते हैं। Now question number 20, in the context of open office base explain the concept and significance of the following forms and reports। सिंपली इनकी डेफिनेशन बतानी है, किस चीज के लिए यूज होते हैं वो आपने इसमें बताना है। फॉर्म क्या होता है? एक यूजर इंटरफेस जिसकी हेल्प से यूजर उसके अंदर इंफॉर्मेशन को फिल करता है विच इज रिक्वायर्ड। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ से फॉर्म पे जाना है। फॉर्म आपका कहाँ पे है? ओपन ऑफिस बेस में, दैट इज डीबीएमएस यूनिट में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स आते हैं यहाँ से हम। This one, a form provides a user a systematic way of storing the information. It is a user interface जहाँ पे मतलब बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें यूजर एंटर करता है, व्यू करता है, डेटा को सेव भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। तो जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से, दैट इज अ फॉर्म। तो वेरी इजी टू एंटर द इंफॉर्मेशन। उस फील्ड के आगे हम उसके इंफॉर्मेशन फिल करते जाते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट के बारे में बात करें तो रिपोर्ट हमारी क्या होती है? एक समराइज फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है विच इज इन द प्रिंटेड फॉर्म। इट हेल्प अस टू डिस्प्ले द डेटा इन द समराइज मैनर, और जो हमारा आउटपुट आता है वो क्लियर फॉर्मेट में आता है। और एक प्रिंटेड फॉर्म जो आती है दैट इज आर रिपोर्ट, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को बहुत ईजिली समझ पाते हैं, दैट इज अ रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड ओपन ऑफिस बेस में फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के लिए पहले आपकी टेबल बनी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन क्रिएट द फॉर्म एंड द रिपोर्ट। टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। तो ये एडिशनली आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। The next is consider the table product and write the SQL queries for the following. The name of the table here is product, ठीक है। तो टेबल का नाम सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉलम्स कौन कौन से हैं? PID, दैट इज प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कैटेगरी। ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स है हमारे पास। अब इसने पूछा टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। नेम बताने हैं, डिस्प्ले कराना है। देखो सारे डिस्प्ले वाले हैं, तो मेनली जो कमांड इसमें यूज हो रही है दैट इज द सेलेक्ट कमांड। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। नेम कहाँ है? पी नेम में। पी नेम, कैपिटल स्मॉल आप कैसे भी लिख सकते हो। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और कैटेगरी कौन सी है? डोमेस्टिक। तो कैटेगरी कहाँ है? दिस वन। कॉलम का नाम भी कैटेगरी है, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू डोमेस्टिक, ठीक है। एंड डोमेस्टिक जो है टेक्सचुअल डेटा, इसको आपने कोट्स में डालना है और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। सेकेंड पार्ट है टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50। क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम किस में है? पी नेम में। प्राइस किस में है? प्राइस में। क्वांटिटी लेस देन 50, पी नेम कॉमा प्राइस। और कंडीशन लगी हुई है तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर क्वांटिटी पूरा लिखना है आपने, QTY नहीं लिखना। कॉलम का नाम क्वांटिटी है तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेस देन 50 सेमीकोलन, ठीक है। सी पार्ट टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट क्या क्या चाहिए? प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी किसका? लैपटॉप का। लैपटॉप कहाँ है? कौन से कॉलम के नीचे है? पी नेम के नीचे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, सी पार्ट का आंसर है सेलेक्ट प्राइस कोमा क्वांटिटी। किसका बताना है? लैपटॉप का। तो लैपटॉप क्या है? प्रोडक्ट का नाम है, तो वेयर पी नेम इज इक्वल टू लैपटॉप। टेक्सचुअल डेटा है तो इसको आपने किस में डालना है? कोट्स में डालना है, इस तरह से, ठीक है, सेमीकोलन। देन नेक्स्ट इज डी पार्ट टू डिस्प्ले द नेम एंड क्वांटिटी। डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट नेम एंड क्वांटिटी। तो नेम किस में है? पी नेम में। नेम किस में है हमारा? पी नेम में। सेलेक्ट पी नेम कॉमा क्वांटिटी। कौन से प्रोडक्ट्स का? हुज प्राइस इज अबव 5000। तो प्राइस कहाँ है? प्राइस कॉलम का नाम है प्राइस। वेयर प्राइस ग्रेटर देन 5000 सेमीकोलन, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसमें करना है। जहां पे भी डिस्प्ले आ रहा है सेलेक्ट कमांड, बाकी जो कंडीशंस हैं उसके लिए वेयर क्लॉज, और बाकी जो भी इसमें पूछा हुआ है उसके लिए आपने बस जो इसके कॉलम का नाम है वो ध्यान रखना है। तो दैट विल बिकम वेरी इजी एंड
अच्छा, इसके अंदर हमने फ्रॉम नहीं लगाया, यहाँ पे सब में फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम प्रोडक्ट। यहाँ पे टेबल का नाम हम लिखना भूल गए, फ्रॉम प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट। टेबल का नाम तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेच कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रॉम प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 5000, ठीक है। बस खत्म। इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर हुआ 50 मार्क्स का। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली पीडीएफ में और हमारी जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की, उसमें कहाँ कहाँ पे ये आंसर्स हैं। जैसे ये रास्टर इमेज वाला क्वेश्चन था और एक आपका और क्वेश्चन था, तो कुछ 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो जो कि थोड़े डीपली दिए हुए हैं, अदरवाइज सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इजीली पढ़े हुए हैं। और क्वेश्चन आंसर्स में तो बहुत ही इजी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा लगे कि बहुत डीपली दिया हुआ है या आपने नहीं पढ़ा हुआ। ऑल आर इजी क्वेश्चंस। कुछ बस इन्होंने सिर्फ जो एमसीक्यूज हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस में डीपली दिया हुआ है, रेस्ट द पेपर वाज इजी, आई फेल्ट सो। आपका क्या फीडबैक रहा, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Give your feedback. In case any help is required, please tell in the comment section, and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.